Hello, fellow students. Today we will discuss about the objectives of investment. My colleague already discussed the meaning of investment, and I hope you all are aware with its meaning. But I'm giving an overview of its meaning. Assume you have rupees 100 as your income and you have consumed or spent rupees 80. Now you have rupees 20 as your savings. And there is a saying that money makes money. पैसे से ही पैसा बनता है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास जो ₹20 हैं इनको आप ₹40 में कैसे कन्वर्ट करो, और उसके लिए आपको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको इन फ्यूचर एज अ रिटर्न ₹40 मिल सके। तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट को ऐसे डिफाइन कर दूं? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी विच यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर गेटिंग समथिंग इन फ्यूचर एज अ रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अभी आप सबको पता है कि our business environment is dynamic. Our business environment is dynamic and we have a lot of options for investing our savings, and these options are continually increasing. As an investor, you must have a specific goal. हर एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करने के पीछे एक गोल होता है और सबका अलग अलग होता है। गोल हो सकता है कि किसी को बिजनेस सेटअप करना हो, किसी को करियर में चेंजेस लाने हो। करियर में चेंजेस मतलब अभी कोई ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है और उसको आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करनी है, तो गोल कुछ भी हो सकता है। अभी दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज कि इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करे या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, यानी टाइम हॉरिजन। और दूसरा कि वो रिस्क कितना उठा सकता है, उसको रिस्क ज़्यादा उठाना है यानी इन्वेस्ट ज़्यादा करना है, कहाँ पे करना है, कितना करना है, ये सब। तो ये जो फैक्टर्स हैं, रिस्क टॉलरेंस और टाइम हॉरिजन, ये दोनों फैक्टर्स इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। सेफ्टी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिस्क और रिटर्न के बीच रिलेशनशिप बताती हूँ। अभी फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपको आफ्टर 6 मंथ्स एज अ रिटर्न 1050 रुपीज़ मिल गए। दूसरी कंडीशन है, आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, आपने इन्वेस्ट करे, आपको आफ्टर 6 मंथ्स 1,50,000 मिल गए। अब आप खुद ही कंपेयर कर लो कि आपको रिटर्न कहाँ ज़्यादा मिला। रिटर्न वहाँ ज़्यादा मिला जहाँ आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करा, यानी रिस्क ज़्यादा उठाया, जहाँ आपने 1 लाख रुपीज़ क्या करे, इन्वेस्ट करे। अभी मैं आपको ना एक ये ग्राफ है, इसकी हेल्प से समझाती हूँ। जैसे मेरा रिस्क इतना है तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। मैंने रिस्क और ज़्यादा उठाया तो मुझे रिटर्न और ज़्यादा मिल गया, और ज़्यादा उठाया तो रिटर्न मुझे और ज़्यादा मिल गया। इसका मतलब मैं कह दूँ कि रिस्क और रिटर्न में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। लेकिन एक गुड इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, रिटर्न को तो मैक्सिमाइज करने की सोचता है और रिस्क को मिनिमाइज करता है, और पूरे कंप्लीट मार्केट को एनालाइज करता है। वो तब ही इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि मैंने अगर इन्वेस्ट करा है तो उसमें मुझे प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने रिस्क उठाया एंड देयर इज अनसर्टेनिटी कि मुझे लॉस भी हो सकता है। मार्केट फ्लक्चुएट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क और रिटर्न में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अभी हम आते हैं अपने पॉइंट सेफ्टी के ऊपर। कोई भी इन्वेस्टर यही चाहेगा ना कि उसको एज अ रिटर्न प्रॉफिट ही मिले। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी हार्ड अर्नड मनी सेफ एंड सिक्योर ना हो। हर कोई चाहेगा कि उसकी मनी जो है सेफ हो, सिक्योर हो। अभी मेरे पास है ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी रख के कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ। एक्सट्रीमली सेफेस्ट होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। लेकिन मैं अगर सेफ्टी को प्रायोरिटी रखती हूँ तो मैं रिस्क कम उठाती हूँ तो मुझे रिटर्न भी कम ही मिलेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी रिस्क। कि अगर मैंने सेफ्टी को प्रायोरिटी रख के इन्वेस्टमेंट करा है तो मुझे रिटर्न्स कम मिल रहे हैं,
रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में। इसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी रिस्क। क्योंकि मैंने सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को चूज़ करा तो मैंने बिग गेंस को गिव अप भी करा है कहीं ना कहीं। अभी दूसरी बात आती है कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने में कई बार, हमेशा नहीं, कई बार हमारी रियल स्पेंडिंग पावर कम हो सकती है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैंने ना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा है जो कि मुझे 1% रिटर्न पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया अप टू 2%। इस केस में क्या हुआ, मुझे रिटर्न तो सिर्फ 1% मिल रहे हैं, 1%, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया अप टू 2%। इस केस में मेरी रियल स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं ये सेफ होते हैं, ठीक है, इनमें रिस्क कम होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इनकम। अभी अगर एक इन्वेस्टर इनकम को प्रायोरिटी रख के इन्वेस्ट करता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क उठाता है, क्योंकि सेफ्टी को भी वो माइंड में रखेगा, लेकिन ज़्यादा वो वेटेज किसको देगा, इनकम को देगा। इनकम को देगा तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं कहाँ का इन्वेस्ट करूँ। जैसे मैं इन्वेस्ट करती हूँ बैंक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जिनके ऊपर क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मुझे पीरियोडिकली मिलता रहता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हायर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करूँ, जैसे इक्विटी शेयर्स में। तो मैंने ज़्यादा रिस्क उठाया, मुझे रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तीसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे रीजनेबल डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म से फाइनेंशियल जिनकी कंडीशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उनका अर्निंग्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और वो डिविडेंड्स रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहे हैं अच्छे से। अब एक और टर्म आती है, एक और टर्म क्या आती है, AAA रेटेड बॉन्ड्स, AA रेटेड बॉन्ड्स, A रेटेड बॉन्ड्स, BBB रेटेड बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स। ये रेटिंग्स कौन देता है, सबसे पहली बात तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं, जो कि इवेलुएट करती हैं टाइमली, पीरियोडिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनीज और गवर्नमेंट इशूइंग द बॉन्ड, और उसके अकॉर्डिंग वो ये रेटिंग देती हैं। जो AAA रेटेड बॉन्ड्स होते हैं ना, वो सबसे सेफ माने जाते हैं। अभी सेफ्टी को जिन्होंने प्रायोरिटी रखना वो AAA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, जिन्होंने इनकम को प्रायोरिटी रखना है वो AA, A या फिर BBB रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। हमारी इंडिया में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि फिच इंडिया, क्रिसिल, केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, रेटिंग्स एसेट्रा। इसके लिए आप गूगल सर्च करना। और जो जंक बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे तो सेफ्टी का कोई मतलब द वर्ड सेफ्टी डज नॉट अप्लाई, आई कैन से। उनकी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क उनमें होता है। अभी अगला पॉइंट आता है कैपिटल एप्रिसिएशन का। कैपिटल एप्रिसिएशन और एक होता है वर्ड कैपिटल गेन, दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन इज द अमाउंट दैट योर इन्वेस्टमेंट हैज़ ग्रोन इन वैल्यू वाइल यू आर होल्डिंग इट। जब आपने कहीं इन्वेस्ट करा है, मैंने आज इन्वेस्ट करा है, 10 दिन बाद मैंने आज 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, 10 दिन बाद 1050 या फिर 1100 1200 हो जा रहे हैं, लेकिन मैं उनको बेच नहीं रही, सेल नहीं कर रही उन सिक्योरिटीज़ को, वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल गेन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द परचेजिंग एंड सेलिंग प्राइस, वो कैपिटल गेन होता है जो मुझे प्रॉफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद। डिफरेंस समझ आया। अभी कैपिटल एप्रिसिएशन 3 वेज से हो सकता है, 3 तरीकों से हो सकता है, कंजर्वेटिव ग्रोथ, एग्रेसिव ग्रोथ और स्पेकुलेशन। सबसे पहले मैं स्पेकुलेशन के बारे में बताती हूँ। इनमें इन्वेस्टर क्या करता है कि वो कंप्लीट मार्केट की स्टडी नहीं करता है, उसको क्या चाहिए, सिर्फ जो स्टॉक मार्केट होता है, फिर जो मार्केट है उसकी शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस कारण जो बाय और सेल करता है वो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को प्रॉफिट अर्न करने के लिए
और स्पेक्यूलेशन में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। वो मार्केट को स्टडी नहीं करता, स्पेकुलेशन में क्या करता है, सिर्फ वो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज को टू मेक प्रॉफिट एंड इट कैरीज वेरी हाई रिस्क। अभी हम आते हैं कंजर्वेटिव ग्रोथ और एग्रेसिव ग्रोथ के ऊपर। कंजर्वेटिव ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है? कंजर्वेटिव ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये वो स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे इन्वेस्टर क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है। उसका एम भी क्या होता है कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो हो। लेकिन एग्रेसिव ग्रोथ, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है कि इन्वेस्टर क्या करता है, उसको मतलब नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो दोनों में जहाँ पे उनको प्रॉफिट लगेगा कि शॉर्ट टर्म में होगा तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर देगा, अगर उसको ये लगेगा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना तो वो लॉन्ग टर्म में कर देगा। लेकिन कंजर्वेटिव ग्रोथ इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। अब अगला आता है, उसके बाद मेरे पास सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में है फर्स्ट वन टैक्स कंसीडरेशन। क्या है टैक्स कंसीडरेशन? अभी आपको पता है कि जो आपके कैपिटल गेन्स होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। कैपिटल गेन्स में जो आपको इनकम अर्न होती है और या फिर आपकी सैलरीड इनकम है, उनके ऊपर डिफरेंटली टैक्स चार्ज होता है ना, होगा ही। तो क्या होता है, जो हमारी कैपिटल गेन होती है उसके ऊपर अलग प्रोविजंस होते हैं टैक्स के, जो हमारी सैलरी बेस्ड इनकम होती है उसके अलग प्रोविजंस होते हैं। तो एक इन्वेस्टर यही चाहेगा ना कि उसका टैक्स बर्डन कम हो, उसको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस के बेनिफिट मिले, तो वो वही ऑप्शन चूज करता जहाँ पे उसको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर अपने माइंड में इनकम टैक्स के, कैपिटल गेन्स टैक्स के, वेल्थ टैक्स के, गिफ्ट टैक्स एक्ट्स के, इन सब के प्रोविजंस को माइंड में रखता है ताकि वो सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सके और कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो बचा सके। कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से हमें क्या काफ़ी सारे रिटर्न भी अच्छा मिलता है और टैक्स बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्सेस हैं जो मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे देना। अगला है लिक्विडिटी। एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले लिक्विडिटी को भी माइंड में रखता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मैं एसेट को ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकूं विद मिनिमल रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, जब इन्वेस्टर को ज़रूरत पड़े, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए और उसने लगा लो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टर ने कर रखा, लेकिन उसको इमरजेंसी आ गई और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा हुआ इतनी जल्दी तो वो बेच नहीं सकता कि उसको कैश मिल जाए। लेकिन अगर उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है तो वो ईजिली अवेलेबल मार्केट जो भी है हमारे पास वो सेल कर सकता है और ईजिली क्या कर सकता है, वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है अपनी सिक्योरिटीज़ को। तो एक इन्वेस्टर जो है लिक्विडिटी को भी माइंड में रखता है। अगला है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में फॉर्म्स ऑफ रिटर्न्स। फॉर्म्स ऑफ रिटर्न्स ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स और सेकंड इज कैपिटल गेन। पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था इनकम वाले पॉइंट में कि अगर मैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स इनमें इन्वेस्ट करूं तो मुझे क्या होता है कि रिटर्न मिलता है पीरियोडिकली, एक फिक्स रेट पे, उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स। लेकिन कैपिटल गेन क्या होता है, वही डिफरेंस बिटवीन द परचेज और सेलिंग प्राइस। कैपिटल गेन के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया। तो दो तरीके से हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो पीरियोडिकली मिल सकते हैं और एक मेरे को एंड में मैंने सिक्योरिटीज़ को सेल करा उस टाइम पे मिल सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी तो नहीं कि मैंने अगर सिक्योरिटीज़ को सेल करा तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ हो। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब तो मुझे कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मुझे कैपिटल लॉस हुआ है। तो पीरियोडिक कैश रिसिप्ट और कैपिटल गेन के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, टोटल रिटर्न ऑन एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। इन चीज़ों के अलावा इन्वेस्टर अपने माइंड में और क्या क्या रखता है,
एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कि फ़िलहाल इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, फ़िलहाल मार्केट कंडीशन कैसी चल रही हैं, क्या प्राइस है, इन फ्यूचर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कम हो सकता है, क्या हो सकता है। इन्फ्लेशन का क्राइटेरिया तो पता होगा ना आपको, 4 ± 2 यानी 2% से तो नीचे नहीं होना चाहिए मार्केट की कंडीशन, और 6% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 6% से ऊपर इन्फ्लेशन जाता है यानी हम कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बहुत सारे मेजर्स लेती है, रेपो रेट को बढ़ाना, सीआरआर को बढ़ाना, ये सब आपको पता है और ये अलग टॉपिक है। लेकिन इस चीज़ को भी इन्वेस्टर माइंड में रखता है ताकि उसकी रियल परचेजिंग पावर कम ना हो। सेकेंड वन इज़ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट भी बहुत ही ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए माइंड में रखनी, क्योंकि इन्वेस्टर उसी कंपनी में तो इन्वेस्ट करेगा ना जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अच्छे रेट पे वो ग्रो करने लग रही है। अभी जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है, वो कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत ही कम टाइम में उसके शेयर्स का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया, आई कैन से 13 to 15% ग्रो हुई है बहुत ही 1 साल के अंदर ही। और फिच की दूसरी तरफ ये रिपोर्ट आई है कि अडानी एंटरप्राइजेज जो है ना ओवर लिवरेज हो रही है। वो भी चलो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जिसकी ग्रोथ रेट अच्छी है ताकि उसको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कि लॉस में जा रही है। जैसे कि अभी आप फिलहाल फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता है इस कंपनी का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर नहीं है। इट्स फनी। अगला है डिग्री ऑफ रिस्क। इन्वेस्टर ये भी सोचेगा कि मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूं, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करूं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करूं, बैंक डिपॉजिट्स में करूं, कहाँ पे करूं। सेफ्टी को ध्यान में रखना है तो मैं बॉन्ड्स में कर दूं, रिस्क ज़्यादा उठाना है तो मैं कहाँ पे कर दूं, तो मैं कर दूं इक्विटीज़ में। तो वो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी मैंने इन्वेस्ट करा है एक जगह, उसमें मैंने इन्वेस्ट करा है एक जगह इक्विटीज़ में, एक जगह मैंने करा है इन्वेस्ट डिबेंचर्स में, एक जगह मैंने करा है बॉन्ड्स में। मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करी है ताकि मेरा रिस्क भी जो है डाइवर्सिफाई हो सके। लगा लो अगर मैंने एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया है रियल एस्टेट में और वहाँ पे मुझे लॉस हो गया तो मुझे भारी लॉस हो जाएगा। लेकिन मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में भी कर दिया, पेंशन फंड्स में भी कर दिया, और मैंने बॉन्ड्स में भी कर दिया, शेयर्स में भी कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब चीज़ों के प्राइस एकदम से ही नीचे हो जाए, मुझे लॉस हो जाए। नहीं, मैंने रिस्क को डाइवर्सिफाई करा, अपने पोर्टफोलियोज़ को डाइवर्सिफाई करा है। तो इन्वेस्टर इस चीज़ को भी माइंड में रखता है कि उसको अपने पोर्टफोलियोज़ को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है ताकि उसको मैक्सिमम क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके। और the conclusion is we have to research in a disciplined manner about the market conditions, and I hope this video has helped you in understanding the objectives of investment. Thanks for watching. Keep learning, keep growing, and if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comments and subscribe for more.